नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन दी हायर एजुकेशन दैट इज़ दी AISHE 2020-21 रिलीज़ किया है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो भी इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वो इंक्रीज़ हुआ है 4.14 करोड़। ठीक, यानी कि इसने 4 करोड़ के जो मार्क है उसको पहली बार क्या किया है, क्रॉस किया है। इंक्रीज ऑफ द 7.5% फ्रॉम 2019-2020 टू 21%। कहने का मतलब क्या है कि 7.5% जो था वो इनरोलमेंट रेशियो था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लोगों का, जो कि इंक्रीज़ किया है कितना, 21%। तो ये क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। एंड अगर इसकी संख्या में बात किया जाए तो लगभग 4 CR यानी कि 4 करोड़ तक इंक्रीज़ किया है, जिसमें से जो फीमेल इनरोलमेंट है वो पहुंच गया है कितना, 2 करोड़ मार्क का। इंक्रीज ऑफ द 13 लाख फ्रॉम द 2019, यानी कि 2019-20 से 13 लाख जो है वो इंक्रीज़ किया है। और टोटल जो अब पहुंच गया है वो कितना पहुंच गया है, 2 करोड़। ठीक, और 28% इनरोलमेंट ऑफ द SC स्टूडेंट एंड 38% इनरोलमेंट ऑफ द फीमेल SC स्टूडेंट, यानी कि ओवरऑल टोटल जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 28% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, बट अगर सिर्फ फीमेल शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो 38% इंक्रीज़ हुआ है इन 2020-21 कंपेयर टू 2014-15। यानी कि ये जो डेटा है ये वाला, ये 2014-15 से कंपेयर किया गया है। और बाकी का ये जो ऊपर का डेटा है, ठीक है, टोटल इनरोलमेंट रेशियो इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और फीमेल का इनरोलमेंट रेशियो, ये 2019-20 से कंपेयर किया गया है। ओके, एंड 2014-15 के कंपेयर में अगर हम ST पॉपुलेशन की बात की यानी कि SC स्टूडेंट्स की बात की जाए तो उनके इंक्रीज इनरोलमेंट में हुआ है 47%। और उसी जगह पर फीमेल ST जो पॉपुलेशन की बात की जाए तो वहाँ पर जो इंक्रीज़ हुआ है वो 63% हुआ है कंपेयर टू 2014-15। OBC स्टूडेंट्स की बात की जाए तो ओवरऑल OBC स्टूडेंट्स का जो इंक्रीज़ हुआ है वो 32% हुआ है। और फीमेल OBC स्टूडेंट्स का जो इंक्रीज़ हुआ है वो 39% हुआ है कंपेयर टू 2014-2015। ठीक, एंड नोटेबल इंक्रीज़ हुआ है 29% का स्टूडेंट इनरोलमेंट एंड 34% इन द फीमेल स्टूडेंट इनरोलमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 2014-15 के कंपेयर में। यानी कि 2014-15 के कंपेयर में नॉर्थ ईस्ट में जो भी इनरोलमेंट हुआ है, ठीक, हायर एजुकेशन में, उसमें टोटल इनरोलमेंट कितना हुआ है, 29%। और फीमेल्स का इनरोलमेंट कितना है, 34%। द बेस ईयर इज़ 2014-15 एज अर्लियर। फिर हम बात करते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम द प्रीवियस ईयर फॉर ऑल द सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, पिछले साल से वो सारे ही सोशल ग्रुप्स का क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। एंड इनरोलमेंट इन द डिस्टेंट एजुकेशन हैज़ इंक्रीज्ड बाई 7% कंपेयर टू 2019-20। यानी कि जो डिस्टेंट एजुकेशन होती है उसके कंपेयर की अगर बात की जाए तो 7% का इंक्रीज़ हुआ है। एंड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी जो इंक्रीज़ हुई हैं वो 70 इंक्रीज़ हुई हैं। और जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीज़ हुए हैं वो कितनी हैं, 1453 कंपेयर टू 2019-20। यानी कि 2019-20 के कंपेयर में 70 नए कॉलेजेस खुले हैं, 70 नई यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं और 1453 नए कॉलेजेस खुले हैं। एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 1 इन 2017-18 टू 1.05 इन 2020 और 2021। और टोटल नंबर ऑफ जो फैकल्टी है टू दी टीचर्स का जो रेशियो है वो इंक्रीज़ हुआ है कितना, 47,900 फ्रॉम 2019-20। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस डेटा इज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन। And what is the data? It is the all India survey on the higher education. So this is very important regarding your exam. इसमें क्या था, फिर से मैं बता देता हूँ। इसमें ओवरऑल की बात की गई है। ओवरऑल अगर बात की जाए 4 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स नियर अबाउट 21% इंक्रीज़ हुआ है 2019-20 के कंपेयर में। बाकी सारा जो डेटा है वो 2014-15 के कंपेयर में है, जिसमें हमने SC पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की बात की, ST की बात की, OBC की बात की, ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट इनरोलमेंट रेशियो की बात की, जेंडर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, और उसके बाद इक्विटी पैरिटी की बात की। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़। हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ और चीज़ें पता होनी चाहिए।
ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक रैंकिंग निकलती है, दैट इज़ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, फुल फॉर्म इज द क्वैक्युलरी दी सिमॉड्स रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, दिस इज द क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और इस यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में देखा जाए तो हमारी इंडिया की सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, दैट इज़ दी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली एंड आईआईएससी बैंगलोर। ठीक है, और ये भी किस में है, टॉप 200 इंस्टीट्यूट में, जो कि बहुत ख़राब बात है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो भी इनरोलमेंट रेशियो है, ठीक है, हायर यूनिवर्सिटी में, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी हमने इससे पहले इनरोलमेंट की बात की। देखिए, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता क्या है कि जितने लोग इनरोल कर रहे हैं, तो द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ द इंडिया इन द हायर एजुकेशन इज़ ओनली 25%। ठीक है, कितना है, ओनली 25%। और मैंने यहाँ पर अभी आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है क्या, इम्प्रूव हुआ है कहाँ पर, प्रीवियस ईयर से, फॉर द ऑल द सोशल ग्रुप्स। इम्प्रूव तो हुआ है, बट अभी करेंट टाइम पे है कितना, सो द करेंटली द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जस्ट मिनट, या, सो द completely the gross enrollment ratio is the 25% for the 25.2% exactly for the higher education. Okay, so this is what you need to know. And apart from that, अगर इक्विटी की बात की जाए, ठीक है, जैसे अभी पहले की, अभी ये नया डेटा आया है, इससे पहले के डेटा की बात किया जाए तो देयर इज नो इक्विटी इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मेल्स के लिए कितना है, 26 है, फीमेल्स के लिए कितना है, 25.4 है, एससी के लिए इतना और एसटी के लिए इतना। यानी कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि टोटल हर एक सेगमेंट से कितने कितने लोग इनरोल हो रहे हैं, तो वो अलग अलग है, तो जो कि काफ़ी ख़राब बात है। मेल्स के लिए 26% है, फीमेल्स के लिए 25 है और कम है, एससी के लिए 21 और कम है, और एसटी के लिए और कम है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, सो दिस इज़ ये भी क्या है कि एक ऐसा विषय है जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद अगर और बात की जाए तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलेज डेंसिटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉलेज डेंसिटी? कॉलेज डेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पर कितने सारे कॉलेजेस हैं। तो मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं। ठीक है, या जो हाईटेक सिटीज़ हैं या बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर कॉलेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ये कई सारे कारण हैं। ठीक है, ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि जो कॉलेज की डेंसिटी है, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि जो मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, अर्बन सिटीज़ में होते हैं, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इसका भी हमें क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी वजह से जब हमने भी बात किया था, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्राइबल जो पीपल हैं, तो ट्राइबल लोगों के लिए, ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट जो स्कूल्स थे, ठीक है, ठीक है, यानी कि जो ट्राइबल पीपल लोग हैं तो उनके लिए ट्राइबल स्कूल्स की निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद और बात की जाए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी क्या है, वो भी डिग्रेडेट कर रही है। यानी कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा फोकस किस में करते हैं, रोट लर्निंग पे। ठीक है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, जो स्किल्स डेवलपमेंट नहीं हो रहा लोगों पे। ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और बजट डेफिसिट्स है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के पास बजट नहीं है, करप्शन की प्रॉब्लम्स है, लॉबिंग की प्रॉब्लम है, एजुकेशनल माफिया हैं, जो ठेकेदार हैं, जो एमएलए हैं, उनके कॉलेजेस चल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि उनके पास जो भी इस तरह के लोग हैं जो एजुकेशनल माफिया हैं, तो उनके पास कोई एजुकेशनल डिग्री नहीं है, या डिग्री है भी तो उसका नॉलेज नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है उनके पास, इवन दो दे आर रनिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस इज एंड इवन अगर प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस हैं भी वहाँ पर तो बहुत महंगे हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो प्राइवेट सेक्टर कॉलेज हो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करता हो। ठीक है, तो हर प्राइवेट सेक्टर का जो कॉलेज है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा है। फिर फैकल्टी की प्रॉब्लम है। ठीक है, मोस्टली जो फैकल्टी क्या है, वो फैकल्टी की क्या है, शॉर्टेज है, या अगर वो फैकल्टी को रखा भी है तो उसको एडॉक बेसिस पे रखा हुआ है। टोटल इस टाइम इंडिया पे कितना फैकल्टी है, 30:1 पे, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 30 बच्चों पे एक फैकल्टी है। और अगर हम यूएस को कंपेयर करें, चाइना को कंपेयर करें, तो यहाँ पर कितना है,
यहाँ पर 12.5 बच्चों पे एक फैकल्टी, 19 बच्चों पे, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ें यहाँ पर ब्राज़ील में 19 बच्चों पे एक फैकल्टी है। तो इन कंपेयर टू इंडिया की हालत ख़राब है, तो वहाँ पर हमें देखना है आउटडेटेड करिकुलम है। आउटडेटेड करिकुलम मीन्स जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें यूनिवर्सिटी का करिकुलम सप्लाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, लो एम्प्लॉयमेंटबिलिटी है ग्रेजुएट्स में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। तो दीज आर द वेरी बिग प्रॉब्लम्स यू कुड से, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए कि एक्रीडिटेशन की, ठीक है, एक्रीडिटेशन क्या होता है? एक्रीडिटेशन क्या होता है बेसिकली, देखिए एक आपको एक बोर्ड का नाम पता होना चाहिए, दैट इज़ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये कौन सी काउंसिल है? ये एक ऐसी काउंसिल्स है जो जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो भी कॉलेज होती हैं, उनको मान्यता देती है, हिंदी में बोले तो, ठीक है। तो बेसिकली अगर जो नेशनल असेसमेंट और एक्रीडिटेशन काउंसिल का जो डेटा है, ठीक है, तो उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, उस डेटा के अकॉर्डिंग जो इसका डेटा है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग 2010 में लेस देन 25% जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं इन कंट्री में, वो क्या है, एक्रीडिटेड है, यानी कि उनको मान्यता प्राप्त है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जिसमें से 30% जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं और 45% जो है वो क्या, कॉलेजेस है, जो कि जिनको मान्यता प्राप्त है, यानी कि जो ए लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी आप सोच सकते हैं कि 100 में से 30% जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और 45% जो कॉलेजेस हैं उनको मान्यता प्राप्त है। और उसके बाद बात करें कि रेगुलेटरी इश्यूज़ की, तो जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, हायर एजुकेशन का, वो चैलेंज फेस कर रहा है ओवर द सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक जो भी स्ट्रक्चर है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म की जो प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। लोग हैं पर प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है नंबर ऑफ़ द एफिलिएटेड कॉलेज, तो द स्टूडेंट्स 15, यानी कि जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो क्या हो, इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पता है कि जैसे अगर हम यूजीसी की बात करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि अगर हम बात करें जैसे यूनिवर्सिटी के चांसलर, आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी चांसलर, ठीक है। तो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी चांसलर में के की पोस्ट में, यानी कि यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखने की पोस्ट में, वो एक ऐसे आदमी को बैठाना चाहिए जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हों, ठीक है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकता हो, यानी कि उसका कहीं ना कहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। पर देखा क्या जा रहा है कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटी चांसलर की जो पोस्ट होती हैं, या इस तरह की जो भी पोस्ट होती हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उन ब्यूरोक्रेट्स को बता देते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो बेसिकली कि वो एजुकेशन सेक्टर के लिए नहीं बने हुए हैं, पर इवन दो वी आर अपॉइंटिंग द ब्यूरोक्रेट्स इन सारी चीज़ों में, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि रिसर्च की फील्ड में भी क्या है कि बहुत कम लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं। आप भी अगर एजुकेशन आपने कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया, पीजी की, उसके बाद आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप जॉब ले लें, पैसा अर्निंग स्टार्ट करें, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप पीएचडी करने में या इतना में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह या फिर रिसर्च करने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट जो आर&डी में, दैट इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो भी बहुत क्या है, लो लेवल का क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो लो लेवल ऑफ इंडस्ट्री इंगेजमेंट है, लो लेवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च है, तो ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। फिर बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हायर एजुकेशन में कौन कौन से हैं। देखिए आपको पता होगा, जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। कई सारे विवाद चल रहे थे रिगार्डिंग दी गवर्नर बीइंग द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। गवर्नर जो है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर भी होगा, तो इसके रिगार्डिंग में जैसे इशू चल रहे थे। और उसके बाद स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी होती हैं, ये सारी अथॉरिटी हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एसोसिएटेड ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन, स्टेट काउंसिल फॉर द हायर एजुकेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किसके रिगार्डिंग है, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है किसमें, हायर एजुकेशन में, ठीक है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है इन दी R&D सेक्शन, ठीक है, दैट इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन, वो क्या है, कांस्टेंट है, अराउंड 0.6 to 0.7% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। तो कितना मतलब कितना कम है, इंडिया की जीडीपी का सिर्फ 0.6 to 0.7% जो है वो R&D में दे रहे हैं, जबकि R&D जो है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बिलो द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्रीज़ लाइक द US और चाइना और द इज़राइल,
ठीक है। एंड द कोर, ये देखो इसराइल कितना दे रहा, 4.3 दे रहा, यूएस दे रहा 2.8, चाइना 2.1, बट इंडिया इज नॉट इवन 1% ऑफ द जीडीपी। फिर कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉर दी हायर एजुकेशन, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे अब लिखा हुआ एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा, इसको इक्विप प्रोग्राम भी कहते हैं, दैट इज़ द एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम। ये क्या करेगा, ये इंप्रूव करेगा क्वालिटी एंड एसेसिबिलिटी ऑफ दी हायर एजुकेशन, जो भी हायर एजुकेशन है या, ठीक है, उसको इंप्रूव करेगा। ये डबल कर देगा किसका, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को क्या करेगा, डबल करेगा। अभी हमने देखा था कि क्या देखा था हमने कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सबके लिए अलग अलग है, जैसे मेल्स के लिए 25% है, फीमेल्स के लिए मेल्स के लिए 26% है, फीमेल्स के लिए 25 है ओवरऑल। फिर उसके बाद एससी के लिए बात की तो 21 है, एसटी के लिए 15% है। तो ये क्या है, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसमें कोई भी क्या है, इक्वलिटी नहीं है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारा एम है। और 2022 तक हमें क्या करना है, रीविटलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिस्टम इन दी एजुकेशन, ठीक है। तो क्या करना है हमें, क्या करना है कि हमें इंडिया को बनाना है क्या, हमें इंडिया को एक एजुकेशन हब बनाना है, ठीक है। और जो हाई क्वालिटी की जो एजुकेशनल रिसर्च है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, उनको क्या करना है, उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें और कोई इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं, सबसे पहले यूजीसी के, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लर्निंग आउटकम्स बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। ये 2018 में लॉन्च किया गया था। और इसका क्या है कि ये बेसिकली क्या करेगा कि ये स्टडी करेगा क्या, जो भी प्रोग्राम्स ऑफ द स्टडी जो भी चल रही है हायर एजुकेशन में उसको देखेगा। फिर बात करते हैं ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू दी यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज। फिर उसके बाद ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एकेडमिक नेटवर्क्स, इसको GIAN, ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन। ये अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया अभी आपसे कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आता है, ठीक है। और इसमें ये बताते हैं कि हर एक सेक्शन में ओवरऑल कितने लोग पढ़े हैं हायर एजुकेशन में, ये। और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। आप इसको नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ये हो गए। एक हमने बताया था आपको क्या, QS रैंकिंग, ठीक है, QS की रैंकिंग, जिसमें इंडिया के कुछ IIT बॉम्बे, IIT मद्रास और IISc बैंगलोर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो ये भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर और हम क्या कर सकते हैं, ये हमने क्या किया है आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है उसको देखना है, ठीक है ना। और क्रिएटिंग द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, हमें क्या बनाना है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ भी बनाना है। और 2019 में हमने एजुकेशन पॉलिसी को भी ड्राफ्ट किया, जिसमें 3 टायर एजुकेशन के बारे में बात किया गया था। फिर उसके बाद एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात की मैंने अभी, आपके डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है, उसके लिए भी बात किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ माइंड मैप उसको देखना चाहें हम तो, ठीक है, तो ये पूरा माइंड मैप है, ठीक है। अब आगे बात, नेक्स्ट इज दी बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट, दैट इज़ द टेबलो ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2023। तो आपको पता है कि जब भी रिपब्लिक डे परेड होता है तो झांकी निकलती है, सो दैट इज़ इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड दी टेबलो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो बेसिकली ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक जो पैनल ऑफ जजेस ने दी है और एक जो ऑनलाइन वोटिंग के थ्रू दी गई है, ठीक है। तो पैनल ऑफ जजेस के जो द्वारा दी गई है उसमें जो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट है 3 सर्विसेज में, वो पंजाब रेजिमेंट्स को मिली हुई है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग दी CRPF और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में CRPF को मिली है। और बेस्ट टेबलो कौन सा है, वो पहला मिला वो उत्तराखंड को, दूसरा महाराष्ट्र को और तीसरा यूपी की अयोध्या दीपोत्सव को, ठीक है। और उसी तरह अगर मैं बात करूं कि ऑनलाइन पोर्ट मॉडल में जो पहला मिला हुआ है गुजरात को और दूसरा उत्तर प्रदेश की दीपोत्सव को और थर्ड मिला हुआ है किसको, महाराष्ट्र को। तो यहाँ से ही आपको पता रहना चाहिए।